गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इंद्रदेव कुमार सी टेट के क्वेश्चन सेट जे लेकर के आया हूं। इसमें साइकोलॉजी का प्रश्न पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा और मनोबंध। जी, स्कीमा और मनोबंध। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार, सोच में संकेंद्रीकरण, परिकल्पित न्यूनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध सोच की क्षमता। ये तीसरा। अब है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से सम्मिलित होता है। विकास केवल बालावस्था के दौरान। विकास बहुआयामी होते हैं। विकास बहुआयामी होते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलन, सांस्कृतिक और उपकरण। सांस्कृतिक और उपकरण। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का परियोजना के महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ये तीसरा। अब है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। अभिभेदी समरूपी निर्देश, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र नहीं कह सकते हैं। छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है। जी, अशक्तता कह सकते हैं हम, अशक्त बालक। जन्म में किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, अमूर्त, मूर्त नहीं, संवेदी, मूर्त और अमूर्त। पहले संवेदी होता है, इसके बाद मूर्त और अमूर्त होता है। चौथा। अब आपका नम्मा है, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी। अपसारी चिंतन होगा यहाँ पर, अपसारी चिंतन सृजनात्मक का। विविध पृष्ठभूमि में अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विभिन्न विन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्धता की धारणा को मजबूत, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। यहाँ विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। यहाँ पर एक होगा, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया नहीं, समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, विद्यार्थियों के डर की भावना उत्पन्न, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागम का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ये जटिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दृश्य सर्व सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। जटिल संरचनाओं का प्रयोग, आकलन के जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें। अब चलते हैं 13 नंबर। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा होना चाहिए का संज्ञान कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, पॉजिटिव है। यहाँ पर निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण अनुकरण, ये संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्र के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रतिक्रिया के रूप में अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्र को दूसरे छात्र से अलग करना है। अधिगम केवल
त्रुटियों को शोधित पर निर्भर करता है। इसके वह दंड की मात्रा निर्धारित करती है। त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। पहला होगा यहाँ पर 16 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, यंत्रवत याद तो नहीं होगा, बच्चे को दंड दे करके, फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। ये प्रवीण बनाना है, बच्चे को सिखाने के लिए प्रवीण बनाना है। अब है आपको 17 नंबर, 17 नंबर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? निम्न उत्तेजना भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना। यहाँ पर दूसरा आंसर होगा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये दूसरा आंसर होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चों पूर्ण रूप से पाठ्य बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफल नियंत्रित होता है, योग्यता सुधारी है, योग्यता सुधार है, योग्यता को सुधार सकते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? पाठ्य पुस्तक, केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण और संवाद हो सकता है इसमें। अब है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु के बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया हो, बहुत सारे रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तीसरा हो सकता है। 22 है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थी का विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण, उच्च अंक प्राप्त, विद्यार्थियों के नामांकित। ये दूसरा हो सकता है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिक पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की दोनों की पारस्परिकता। तीसरा आंसर होगा इसका, 23 नंबर का तीसरा। 24 का है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेब बैगोसी की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्व नियंत्रण, आत्मकेंद्रिता, आत्मकेंद्रिता, मनोविकार, संज्ञानात्मक आत्मकेंद्रिता इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा। 25 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों के आकस्मिक अंकों के आधार पर नहीं, अटल पालन कर नहीं। यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करनी चाहिए, दूसरा आंसर होगा। एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेब बैगोसी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों के प्रत्याय पार अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्र के प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगा। अधिगम प्रक्रिया का अर्थहीन होगी। बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित प्रेरण, यहाँ पर ये पहला हो सकता है, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का न काम करेगी। अब यहाँ पर है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख करके उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़कियों की तरह लैंगिक रूढ़िवादिता का चुनौती देता है। पहला आंसर होगा, लैंगिक भेदभाव को काम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, रूढ़िवादिता को चुनौती नहीं, ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, चौथा आंसर होगा इसका, पहला नहीं चौथा आंसर ना होगा इसका, ये पहला नहीं हो सकता है, चौथा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते हैं। बुद्धिमत्ता
की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता के कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। बुद्धि लब्धि केवल केवल नहीं होगा, यहाँ पर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ये 29 नंबर देखिए, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संज्ञात, पर प्रथा नहीं, प्रथागत है। ये प्रथा है ना कि ये काम को जो है किसी कार्य को इसलिए करना है हमें ना, ये प्रथागत हो सकता है। इसमें बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के द्वितीय कारक है। समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक। चौथा आंसर होगा 30 का चौथा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। परिवार प्राथमिक है जबकि विद्यालय द्वितीयक हो सकता है। इसी के साथ मैं ये साइकोलॉजी का फिर जो है सो ये पर्यावरण लेकर के आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।